हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर्स। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आप लोगों को पता ही होगा, आज का जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये एसी इंडक्शन मोटर। अभी डीसी मोटर का ज़माना करीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी इतना स्टार्टर्स आ चुका है, ड्राइव्स आ चुका है कि ये इट इज़ कैपेबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ लोड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो इंडक्शन मोटर जो है ये आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? अगर आप कोई भी कंडक्टर को एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आप अगर प्लेस करते हैं तो एक फोर्स अनुभव करता है, तो जिसके कारण वो अपने आप को रोटेट करने का ट्राई करेगा। अगर फ्री टू मूव है तो वो रोटेट करने का ट्राई करेगा। तो इसमें मेरा टॉपिक आ जाता है कि आपका वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है। तो हम लोग को पता ही है, थ्री फेज जो है ये आपका 120 डिग्री एंगल में रहता है एक एक फेज। ठीक है, मतलब अगर किसी फेज में आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, किसी फेज में आप पॉजिटिव में है अगर कोई फेज, तो दूसरा फेज उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव में ही होगा बाकी दोनों। तो इसको अगर आप एक ऐसे क्लॉक में अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा कि एक आपका 360 डिग्री रोटेट करते रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में। उसका फ्रीक्वेंसी जितना होगा, अगर आपका 50 हर्ट्ज है तो ये 0.2 सेकंड टाइम लेगा एक बार फुल रोटेशन करने के लिए एक फेज। तो ऐसे ही एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है थ्री फेज सिस्टम में। तो इसी को हम मोटर का दो पार्ट रहेगा, एक स्टेटर, एक हो जाता है आपका रोटर। तो हम स्टेटर में इस कंडक्टर्स को ऐसे प्लेस करेंगे, थ्री फेज कंडक्टर्स को, ये वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। तो अगर आपका फ्लक्स रोटेट करेगा तो आपका जो कंडक्टर, मतलब आपका जो आर्मेचर रहेगा, वो भी आपका रोटेट करेगा। तो इसीलिए जो इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। वो कंडक्टर मतलब आपका यहाँ पे कंडक्टर का मतलब हो जाता है आर्मेचर, तो आर्मेचर खुद रोटेट करता है। और इसका रोटर का डिजाइन होता है इस तरीके से कि ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता है। इसका जो एंड रिंग्स होता है ये एक शॉर्ट कर देता है उसका कंडक्टर्स को। तो इसी के लिए वो मैंने खुद से ही स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कोई बाहर से आपको कुछ पावर्स देने की जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज ns इज इक्वल टू 120 f बाई पी। ns मतलब हो गया आपका सिंक्रोनस स्पीड, 120 f बाई पी में 120 आपका अगर पूरा डिराइव करेंगे, ये पर सेकंड का जितना रोटेशन है उसके हिसाब से इक्वेशन बनता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं उसका बस फॉर्मूला बताऊंगा। 120 f बाई पी में f फॉर फ्रीक्वेंसी, आप जितना फ्रीक्वेंसी का सप्लाई उसमें दे रहे हैं स्टेटर में, और p हो जाता है नंबर ऑफ पोल्स। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है इंडक्शन मोटर में, जो कि है स्लिप, क्योंकि ये स्लिप के ऊपर ही आपका टॉर्क कितना होगा, आपका रोटर का स्पीड, सारा कुछ इस स्लिप में ही आपका डिफाइन किया हुआ होता है। तो इस आपका इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लिप का फॉर्मूला क्या है? ns मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस nr मतलब रोटर का स्पीड बाय सिंक्रोनस स्पीड। तो दोनों स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम बोल सकते हैं स्लिप। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फेजर डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर। कोई भी ऐसी मशीन का अगर आपको फेजर डायग्राम का फंडा क्लियर है तो आपको उस मशीन को समझने में बहुत इजी होता है। जबकि इसका और एक है आपका इंडक्शन मोटर का एक सर्कल डायग्राम होता है, जिसमें आप बहुत कुछ, उसमें आपको शॉर्ट सर्किट करंट से लेकर सब कुछ आप निकाल सकते हैं, पर वो एक बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हम अभी फेजर डायग्राम के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर या कोई ऐसी मशीन का नॉर्मली जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होता है, जो डिजाइन होता है उसका फ्लक्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो फ्लक्स के रिस्पेक्ट में ही हम इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई एम फॉर मैग्नेटाइजिंग करंट। आपका जो मोटर है वो मैग्नेटाइज्ड होने के लिए जितना करंट ड्रॉ करेगा वही आपका फ्लक्स को क्रिएट करता है। तो वो आपका विथ फेज रहता है फ्लक्स के साथ। और आपका ये हो जाता है वर्किंग कंपोनेंट, जो आपका नो लोड करंट है। नो लोड करंट जो उसको रोटेट करने के लिए, आर्मेचर को रोटेट करने के लिए इनिशियल जो करंट लेता है। तो ये जो दोनों का आपका सम है, इसको अगर आप
दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो दैट इज I0 मतलब नो लोड करंट। अभी आपका मोटर में सोचिए आप कुछ लोड दिए, कोई मैकेनिकल लोड आया तो दैट विल ड्रॉ ए करंट एंड स्टेटर इज नॉट ए सोर्स सो इट विल ड्रॉ फ्रॉम द रोटर इज नॉट ए सोर्स सो इट विल ड्रॉ फ्रॉम स्टेटर। तो इसी का जो कंपोनेंट है हम स्टेटर साइड में प्लॉट करेंगे I2 डैश। ये जो है आपका फुल लोड करंट है, फुल लोड पे कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। तो फुल लोड और हाफ लोड आपका नो लोड दोनों का जो समेशन है दैट इज प्राइमरी करंट और स्टेटर करंट जो आपका वो सोर्स से ड्रॉ करेगा वो मोटर। और आप ऊपर देख सकते हैं I1R1 दैट इज रेजिस्टिव लॉस ऑफ द स्टेटर एंड I1X1 दैट इज लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। ठीक है, तो ये दोनों का जो सम है दैट इज द ड्रॉप इन द स्टेटर्स। तो आप सोचिए V1 वोल्टेज जो दे रहे हैं और जो इंड्यूस्ड EMF होगा स्टेटर में वो आपका V1 से थोड़ा कम होगा क्योंकि ये ड्रॉप आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं I1Z1, ये जो डॉटेड लाइन है तो इतना आपका ड्रॉप होगा और आपका स्टेटर में इतना इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, सेम आपका सेकेंडरी में भी इतना ही होगा। और ये जो आप θ2 देख रहे हैं दैट इज द एंगल बिटवीन सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF एंड सेकेंडरी करंट, क्योंकि वो भी एक इंडक्टिव लोड होगा। ठीक है, तो उसके लिए वो भी आपका करंट को जो है लैग करवाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो बताएंगे दैट इज स्लिप एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका इंडक्शन मोटर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आप कोई भी इंटरव्यूज में जाएंगे या फिर आपका एग्जाम्स में ये नॉर्मली इंडक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इंडक्शन मोटर का जो स्लिप है वो हम 3 तरीके से डिवाइड किए हैं। तो इसमें क्या क्या रीजन रह सकता है। एक, आप इंडक्शन मोटर को ब्रेकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे उसका स्लिप कितना होगा, टॉर्क कितना होगा। एक रीजन है जो मोटरिंग रीजन है, जो नॉर्मल कंडीशन है एक मोटर का, उसमें उसका टॉर्क कितना होगा। एंड थर्ड वन इज द जनरेटिंग रीजन, जहां पे आपका इंडक्शन मोटर एक जनरेटर की तरह काम करेगा। ठीक, तो मेन टॉपिक हम लोग का जो है दैट इज मोटरिंग रीजन। हम मेन इसी में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे ये रीजन कब आता है। नॉर्मल एप्लीकेशन पे मैं फील्ड में कब आपका ये रीजन आएगा और ये रीजन आएगा। ठीक है, तो स्लिप का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, NS माइनस NR इज इक्वल टू NS। तो जब ये मोटरिंग रीजन पे है, नॉर्मल कोई मोटरिंग रीजन होगा तो उसमें हम लोग को क्या पता है, इंडक्शन मोटर जो भी है सिंक्रोनस जो स्पीड है उससे थोड़ा कम में ही रहेगा, क्योंकि ये कभी भी ये जो रोटर जो है रोटेट करता है दैट इज द रीजन ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसी को फॉलो करेगा पर इसको अचीव कभी नहीं कर पाएगा अगर वो मोटरिंग रीजन पे है। ठीक है, क्योंकि इसी के कारण इसका जो फोर्स है इसमें डेवलप होता है रोटर में। तो इसमें मैं एक एजम्पशन करता हूं कि ये आपका क्या, तो इसका जो सिंक्रोनस स्पीड होगा आप निकाल सकते हैं 1500। ठीक है, 1500 आपका हो गया सिंक्रोनस स्पीड और अप्रोक्स हम एक पकड़ लेते हैं कि उसका जो रोटर है दैट इज रोटेटिंग एट 1450 RPM और ये आप पकड़ सकते हैं उस मोटर का फुल लोड RPM है। तो उसका स्लिप कितना हो जाएगा 0.3, जो कि आपका 1 से ऑलवेज कम होगा मोटरिंग रीजन पे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट जब होगा मोटर तो हम पहले ही बताए थे कि आपका स्टार्टिंग जो टॉर्क होगा एक इंडक्शन मोटर का दैट इज 1 to 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड। ठीक है, फुल लोड टॉर्क। तो स्टार्टिंग में आपका जो ब्लॉक रोटर में जो टॉर्क होगा वो इतना ही होगा। तो स्टार्टिंग में कुछ टॉर्क के साथ ही वो स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होते होते ये जब आपका स्टार्टिंग में आपका क्या होगा, NR जो है ये आपका 0 था, तो NR जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। ठीक है, NR बढ़ते जाएगा तो आपका क्या होगा, स्लिप भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा 1 से 0.03 ये अचीव करेगा कम होते होते। तो इस रीजन में आपका जो है फुल टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क और पुल आउट टॉर्क इस रीजन पे आपको मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप रोटर का स्पीड और आपका सोचिए आपका रोटर का स्पीड एक टाइम पे बढ़ते जाएगा, अगर आपका ऐसा कंडीशन कभी आया तो आपका टॉर्क फिर कम होते जाएगा, तब उसका स्लिप और अगर आपका किसी कंडीशन ऐसा आया कि आपका रोटर का स्पीड बढ़ रहा है तो दैट आपका सिंक्रोनस स्पीड के आसपास आ गया यहाँ पे इस रीजन को। आप सोचिए अगर आपका रोटर बहुत स्पीड पे घूम रहा है, कभी ऐसा लोड के कारण हो सकता है, नॉर्मली कोई भी मोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर सकता,
तो अगर इस रीजन पे आ गया, रोटर का सेम स्पीड में है, तो आपका जो है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आ जाएगा, कोई रिलेटिव मोशन रहेगा ही नहीं उसमें, तो स्लिप क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो यहाँ देख सकते हैं दैट इज जीरो स्लिप रीजन। तो इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के साथ सेम हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे फ्लक्स का कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा, रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा तो कोई भी ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा रोटर में, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो उसमें कोई टॉर्क भी डेवलप नहीं होगा, तो ये जीरो टॉर्क रीजन में आ जाएगा। तो इसके बाद अगर आपका कभी सोचिए कोई एप्लीकेशन आया, जैसे आपका फ्री फॉल हो रहा है, कोई आपका क्रेन से कोई लोड था जो फ्री फॉल हो जा रहा है, ब्रेक खुल गया, और आपका जो पावर आप स्टेटर पे दे रहे हैं दैट कैन नॉट हैंडल दिस लोड, ठीक है। तो आपका क्या होगा, रोटर का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, देखिए 1500 आपका स्टेटर का आरपीएम था और रोटर का आरपीएम बढ़ गया, फ्री फॉल हो रहा है उस कंडीशन पे आपका बढ़ गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, स्लिप जो है नेगेटिव आ जाएगा। तो ये देखिए दैट इज नेगेटिव स्लिप रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिप जब नेगेटिव में आ जाएगा तो आपका वो जनरेटिंग रीजन पे काम करेगा, तो ये जनरेशन करेगा। ये आप देख सकते हैं कोई भी मोटर का जो अब आपका रोटर जो है वो स्टेटर फ्लक्स के ज्यादा स्पीड में रोटेट करता है, तो एक जनरेटिंग रीजन पे काम करता है, तो दैट इज द जनरेटिंग रीजन, ओके। और एक आपका जो रीजन बच गया दैट इज ब्रेकिंग, ठीक है। तो अगर सोचिए आप कोई मोटर को 3 फेज पावर सप्लाई कर रहे थे, तो उसमें अचानक आप रिवर्स पावर दिए, आपका प्लगिंग ब्रेकिंग कर रहे हैं, 3 फेज का रोटेशन आप चेंज कर दिए स्टेटर में, तो आप रोटर को इस तरीके से स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, प्लगिंग ब्रेकिंग किया, तो उस कंडीशन पे आपका जो स्टेटर का स्पीड कितना होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि आप रिवर्स कर दिए उसका जो डायरेक्शन है, उसका फ्लक्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जो रोटर है वो तो एक मोशन में है, वो जिस मोशन में है उसी को वो कंटिन्यू करने का ट्राई करेगा। तो उस कंडीशन पे देखिए माइनस एन एस माइनस ऑफ माइनस एन आर, माइनस ऑफ एन आर मतलब क्या, ये भी आपका नेगेटिव है और एन आर तो ऑलरेडी नेगेटिव रहता ही है क्योंकि एन एस से माइनस होता है। तो इस कंडीशन पे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो स्लिप इज मोर देन 1, तो आपका दैट इज द ब्रेकिंग रीजन। तो आपका ब्रेकिंग रीजन में जो स्लिप होता है वो मोर देन 1 होता है, जो मोटरिंग रीजन होता है उसमें आपका ऑलवेज लेस देन 1 होता है। अगर आपका इक्वल्स टू 1 आ जाता है तो ये जीरो टॉर्क रीजन होता है, और अगर आपका नेगेटिव में आ गया स्लिप तो दैट इज द जनरेटिंग रीजन, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि आपका इंडक्शन मोटर में जो स्लिप के साथ टॉर्क वेरी कर रहा था, तो उसमें हमको मैक्सिमम टॉर्क किस कंडीशन पे मिलता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज R2 रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर लीकेज रिएक्टेंस दैट इज X2। तो लीकेज रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई FL, L फॉर इंडक्टेंस, F फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे दो कंडीशन है, एक आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन पे आपका मैक्सिमम टॉर्क अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, और आपका एक होता है फुल लोड टाइम पे, जब आपका मोटर फुल लोड पे चल रहा है उस टाइम पे आपका मैक्सिमम टॉर्क अचीव कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका जो टॉर्क होगा उस टाइम पे स्टार्टिंग टॉर्क को आपको बढ़ाने के लिए क्या करना है, रेजिस्टेंस को ऐड करना होता है। क्यों ऐड करना होता है, क्योंकि एट द स्टैंड स्टिल और स्टॉप कंडीशन स्लिप इज इक्वल टू 1। अगर आपका स्लिप 1 है और आपका X2 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और हम लोग फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या जानते हैं, F' इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप तो ऑलरेडी 1 है, तो फ्रीक्वेंसी भी उस टाइम पे रोटर का मैक्सिमम होगा, जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज इक्वल टू द स्टेटर फ्रीक्वेंसी विच इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपका जो लीकेज रिएक्टेंस होगा ये बहुत ज्यादा होगा, और आप नॉर्मली जानते हैं कंडक्टर जो रहता है आपका, जो वाइंडिंग्स रहता है रोटर में, उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत ही कम होता है। तो मेरा रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, लीकेज रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो उसको हमको अचीव करने के लिए क्या है, स्टार्टिंग टाइम पे आपको रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। आप जितना रेजिस्टेंस ज्यादा ऐड करेंगे इसका सेम लाने के लिए X2 का, तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क उतना ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये ओनली आपका जो स्लिप रिंग्स इंडक्शन मोटर है उसी में आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रोटर का वाइंडिंग्स रहता है ये एंड में आपका स्टार पॉइंट बना के वाइंडिंग्स का एंड आपका एक स्लिप रिंग तक लेके आते हैं, और वो एक स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस वेरिंग रेजिस्टेंस के साथ ऐड करते हैं, और उसको आप कंडक्टर लॉजिक के थ्रू या कुछ भी के साथ इस रेजिस्टेंस को वेरी करवाते हैं ताकि
मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये स्क्विरल केज में आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका वाइंडिंग्स जो है ये बाहर नहीं आता है। तो आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के टाइप पे आप मैक्सिमम टॉर्क अचीव नहीं कर सकते हैं। ये करने के लिए क्या करना है, आपको ड्राइव्स यूज करना पड़ता है, तो जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि ड्राइव से आप कैसे टॉर्क बढ़ा सकते हैं। तो आपका जब ड्राइव्स का मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये जो कंडीशन आ जाता है ये सिर्फ ओनली फॉर एप्लीकेबल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये मेरा स्टार्टिंग के लिए हो गया। अभी आ जाते हैं रनिंग के लिए। रनिंग में क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस तो ऑलवेज फिक्स्ड, रोटर रेजिस्टेंस आपको कभी नहीं बढ़ेगा। खाली आपका अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उस कंडीशन पे थोड़ा बढ़ेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला पता ही है, रो एल बाई ए। ठीक है, तो जो भी कंडीशन है वो आपका कांस्टेंट है। रो बोलिए कोई अगर आपका कंडक्टर का रो या एल या ये वो तो कांस्टेंट ही है उस मोटर के लिए। लेकिन आपका अगर टेम्परेचर बढ़ता है कोई कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम उसको कांस्टेंट ही पकड़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पे है मोटर तो रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कम होते जाएगा मोटरिंग रीजन पे। जब वो फुल लोड पे आएगा तब वो 0.5 0.05 या 0.202 ऐसा स्लिप में वो रन करता है कोई भी मोटर। तो उसमें आपका जो है लीकेज रिएक्टेंस बहुत कम होते जाएगा। ठीक है, और आप तो रेजिस्टेंस ऐड करके रखे थे, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे इसके साथ इक्वल करने के लिए, क्योंकि आपका लीकेज रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। एक तो आपका स्लिप के कारण और दूसरा आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी स्लिप टाइम पर स्टेटर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो स्लिप अगर कम हो जाएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी भी रोटर का जो है कम हो जाएगा। तो आपका लीकेज रिएक्टेंस बहुत कम हो जाता है जब फुल लोड पे मोटर रन करता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस को निकालना पड़ता है मैक्सिमम टॉर्क अचीव करने के लिए। ओके, तो अभी हम लोग के पास दो टाइप का, मैं पहले ही बताया, दो टाइप का इंडक्शन मोटर होता है। तो फर्स्ट जो है वो होता है स्क्विरल केज और सेकेंड वन इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो आपका जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है वो पिछला वीडियो में देखें कि इसमें आप रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है आप मैक्सिमम अचीव नहीं कर सकते हैं ज्यादा, तो इसलिए इट इज यूज फॉर द लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन। ठीक है, ये अप टू 1.5 टाइम्स जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, अगर आप ड्राइव्स नहीं यूज कर रहे हैं तो इतना ही तक आप स्क्विरल केज मोटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए भी काम करता है। तो इसको आप दो मोटर आपका अगर कभी इंडस्ट्री में रखा हुआ है, कोई भी आप वर्कशॉप में गए हैं या आपका कोई इंडस्ट्री में गए हैं, तो एक दो मोटर अगर दोनों ही 3 फेज इंडक्शन मोटर, आप उसको देख के कैसे समझेंगे। अगर आपका मोटर है उसका सेम रेटिंग के लिए जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो लेंथ होगा वो कम होगा, लेकिन आपका स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर का है उसका लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें एंड में आपका स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। तो आप अगर वो ओपन है उसमें भी आप पता कर सकते हैं, दैट इज द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, और आपको इंडस्ट्री में नॉर्मली 90 से 95% आपको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही देखने के लिए मिलेगा, और कहीं कहीं कुछ एप्लीकेशन है जो स्पेशल एप्लीकेशन है वहां पे आपको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज मिलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा होता है स्लिप रिंग में। इसमें आपका स्लिप रिंग का आपका ब्रश का भी होता है, खराब हो गया घिस जाता है, तो इसका जो मेंटेनेंस होता है ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से ज्यादा होता है। तो इसीलिए वाइडली यूज्ड अभी जो है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, जब से आपका ड्राइव्स आ गया है। ठीक है, तो अभी हम एक नेम प्लेट ले लेंगे। आप जो भी आप प्रोफेशनल्स हैं उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक मोटर का नेम प्लेट को हम कैसे पढ़ेंगे, और कोई भी सिस्टम ले लीजिए आप, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो नेम प्लेट होता है उसमें उसका सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है। आप अगर किसी भी मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर का अगर नेम प्लेट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम जो डिटेल्स है वो उसी में आपको मिल जाता है। मैक्सिमम इंजीनियरिंग जो है वहाँ लिखा हुआ रहता है, और ये जो टाइप नंबर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई मोटर सिलेक्शन करने के लिए। तो इसके बारे में मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब ऑर्डर करते हैं तो टाइप नंबर को आप नेट से इंडिविजुअल मोटर का पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक मोटर का टाइप नंबर अलग होगा। एक टाइप का ही मैंने बहुत टाइप का मोटर आता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कोई भी मोटर ऑर्डर करने से पहले। तो आ जाते हैं पहले एचपी में। एचपी क्या होता है, दैट इज हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या होता है, ये होता है एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ लोड। ठीक है, उसका अगर आप इक्वल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मेरे को पता ही है, क्लास 8 का एक फॉर्मूला था, तो दैट इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो आप अगर एचपी को किलोवाट में ट्रांसफर करेंगे तो आप 0.746 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो वो निकल जाएगा आपका
किलोवाट, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ पावर होगा। उसके बाद आ जाता है फ्रेम साइज पे, तो दैट इज टी टाइप ऑफ फ्रेम साइज। तो फ्रेम साइज क्या डिफाइन करता है, ये मोटर का आपका साइज कैसा है, माउंटिंग कैसा है, शाफ्ट डायमीटर कितना है, शाफ्ट कितना हाइट पे है, ठीक है, तो ये इसको डिफाइन करते हैं। बहुत टाइप का फ्रेम साइज होता है जो कि एक वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेम साइज आपको डिफाइन करता है आप किस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें आपका मोटर का साइज कितना होगा, माउंटिंग बोल्ट कैसा होगा, फ्लेंज कैसे आपको उसको माउंटिंग करना है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो वो आपका फ्रेम साइज डिफाइन करता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं सर्विस फैक्टर। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्विस फैक्टर क्या होता है, तो एक मोटर को आप एक शॉर्ट टाइम के लिए कितना ओवरलोड पे चला सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका अगर 130 HP का एक मोटर है तो उसका आप शॉर्ट टाइम के लिए सर्विस फैक्टर अगर 1.15 है तो इतना टाइम्स, मतलब 30 इंटू 1.15 टाइम्स तक आप शॉर्ट टाइम ड्यूटी के लिए इतना ओवरलोड वो विस्टैंड कर सकता है, ठीक है। इतना ओवरलोड पे अगर आप मोटर चला रहे हैं तो वो जलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये होता है फुल लोड एम्पियर। अगर उस मोटर को आप रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे आप चला रहे हैं, ठीक है, तो वो मोटर 34.9 एम्पियर ड्रॉ करेगा स्टेटर से, जो कि मैं फेजर डायग्राम में आपको बताया। स्टेटर करंट किसका किसका सम होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है फुल लोड करंट। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 460, तो आप 460 बोलेंगे कि ये तो मेरा स्टैंडर्ड के बाहर है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है, तो हाँ, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मोटर नहीं है, इसको आप इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है, फ्लक्स को कांस्टेंट करके। तो ये 460 जो है ये आपका यूएस का स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखिए आपका जो हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 60 हर्ट्ज का मोटर है ये, तो ये इंडियन एप्लीकेशंस के लिए ये डिजाइन नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है आरपीएम 71765, दैट इज द रोटर आरपीएम, ठीक है। ये फुल लोड में अगर आपका मोटर रन करेगा तो इतना आरपीएम पे रोटर का स्पीड रहेगा, इतना आरपीएम, ठीक है। तो इसके साथ आप जो है सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं। ये जो इसका अगर सिंक्रोनस स्पीड इसका नियरेस्ट रहेगा 1800 60 हर्ट्ज के लिए, मतलब ये 4 पोल का एक मशीन है। आप यहाँ से समझ सकते हैं ये मोटर जो है 4 पोल है, ठीक है। अब 4 पोल फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज अगर आप देंगे 120 F/P फॉर्मूला में, तो आएगा 1800 सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो आप अगर थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे, ये मोटा मोटी सबको ही पता रहता है, लेकिन थ्योरी अगर आपका थोड़ा याद रहेगा तो नेम प्लेट को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं पहले थ्योरी बताया, उसके बाद नेम प्लेट को लेके आया। फिर आ जाते हैं ड्यूटी। ये लिखा है CONT, मतलब कंटिन्यूअस ड्यूटी। अगर इस मोटर को आप कांस्टेंट लोड पे चला रहे हैं तो ये आपका 24 आवर्स ड्यूटी में चल सकता है। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब आपका जो एरिया का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, ठीक है। एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस का कम है, तभी आप कंटिन्यूअस ड्यूटी पे इसको यूज कर सकते हैं। ये आ जाता है क्लास ऑफ इंसुलेशन, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताया हूँ। और डिजाइन ऑफ नीमा, नीमा जो है एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड के ये नीमा का 20 स्टैंडर्ड का मोटर है, तो ये भी जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। फिर आ जाते हैं केवीए कोड। केवीए कोड यहाँ पे जी डिफाइंड फॉर, दैट इज 5.6 to 7.9, ये आप पता कर सकते हैं नेट से। केवीए कोड, पहले केवीए कोड होता क्या है, दैट इज केवीए कोड मतलब आपका रेटेड केवीए बाय HP ऑफ दिस मोटर, ये होता है आपका केवीए कोड। तो ये केवीए कोड का मतलब क्या होता है, केवीए कोड का मतलब ये होता है जब आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग को पता ही है मोटर इनर्शिया के करंट 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट ड्रॉ करता है, उस टाइम पे आपका केवीए कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। आपका जो मोटर अगर आपका सोचिए 10 किलोवाट का है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट लेगा, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, तो उसका जो केवीए रेटिंग है वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता है। तो वो डिफाइन करता है केवीए रेटिंग, वो मोटर का केवीए रेटिंग क्या है। तो ये अगर आपका एक मोटर का केवीए रेटिंग, मतलब केवीए जो लेता है वो स्टार्टिंग में HP से 5.6 to 7.9 है, तो वो G टाइप का मोटर है, ठीक है। ऐसे आप जितना छोटा मोटर लेंगे 1 HP से बिलो, तो उसका केवीए रेटिंग बहुत ज्यादा होता है, ये आपका अप टू 20 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर क्या होता है, सर्विस फैक्टर तो मैं पहले ही आपको बताया, दैट इज शॉर्ट टाइम ड्यूटी। आपको एक शॉर्ट टाइम के लिए एक 30 HP का मोटर 1.15 टाइम्स तक
लोड पे चल सकता है शॉर्ट टाइम पे, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा है नीमा एफिशिएंसी, अगर आप फुल लोड पे इस मोटर को रन करवा रहे हैं रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे, तो उसका एफिशिएंसी जो रहेगा वो 93.6%, ठीक है। ये आपका परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे आपका ड्राई बैंड और नॉन ड्राई बैंड का बियरिंग का डिटेल्स दिया हुआ है। आपका अगर बियरिंग खराब हो गया तो इस बियरिंग को आप मंगा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बियरिंग का डिटेल्स आपको नेट से देखना पड़ेगा, क्योंकि बियरिंग बहुत बहुत टाइप का होता है, जो कि एक वीडियो में आपको कंप्लीट बताना पॉसिबल नहीं है। ये दो टाइप हो जाता है, एक ड्राई बैंड के लिए जिस टाइप आपका जिस साइड में आपका सैफ्ट होगा ड्राइव करेगा कोई मैकेनिकल लोड को, और ये होगा मोटर का पीछे तरफ वाला नॉन ड्राई बैंड का जो बियरिंग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑपोजिट इसीलिए लिखा है। तो नेक्स्ट जो हम पिछला में नहीं बताए थे, दैट इज इंसुलेशन क्लास एंड नीमा स्टैंडर्ड। तो ये आ जाते हैं जो है नीमा स्टैंडर्ड। तो जो मोटर था, आप पहले आपको नेम प्लेट दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो इंसुलेशन क्लास है वो होता है एफ। तो यहाँ पे एफ अगर है तो उस मोटर का जो टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेबिलिटी है दैट इज 155 डिग्री सेल्सियस, इतना तक वो मोटर विथस्टैंड कर सकता है। ये नहीं है कि आप इसी टेम्परेचर पे मोटर को रन करवाए। अगर आपका टेम्परेचर हीटअप होते होते मोटर इतना डिग्री तक पहुंच गया, अगर ओवरलोड पे चल रहा है या किसी कंडीशन पे, तो उसका कंडक्टर्स जो है 155 डिग्री तक विथस्टैंड कर लेगा, ठीक है। लेकिन उसका नॉर्मल ड्यूटी क्या है, 40 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर उतना एम्बिएंट टेम्परेचर में है तो आपका जो इंसुलेशन है वो इतना तक विथस्टैंड कर सकता है, इसके बाद वो पंचर हो जाएगा। तो इस इंसुलेशन इतना डिग्री क्यों इतना ही मैंने विथस्टैंड करता है, और इतना सारा जो आपका टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेबिलिटी है दैट इज डिपेंड अपॉन द क्या मटेरियल से आपका कंडक्टर को इंसुलेट कर रहे हैं। एक एक जो कंडक्टर वाइंडिंग्स का रहता है वो इंसुलेटेड रहता है, नहीं तो आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो मोटर आपका जल जाता है, हम लोग बोलते हैं, तो फिर उसको रिवाइंडिंग के लिए भेजते हैं। तो जो इंसुलेशन है ये जो बना होता है माइका ग्लास फाइबर एस्बेस्ट विथ सुइटेबल फाउंडिंग्स, ठीक है। तो ये मटेरियल से आपका इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये देखिए सब में आपका माइका होगा या फिर कॉटन, देखिए कुछ कॉमन है, तो इसका क्वालिटी अलग अलग होता है हर एक क्लास का मोटर के लिए। ये आप चार्ट से देख सकते हैं कौन सा क्लास का मोटर के लिए क्या मटेरियल्स यूज करते हैं, और कौन सा क्लास का मोटर नीमा स्टैंडर्ड का हिसाब से कौन सा क्लास का मोटर जो है कितना डिग्री टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज इंसुलेशन क्लास ऑफ ए मोटर। नेक्स्ट जो था वो है नीमा स्टैंडर्ड। तो नीमा स्टैंडर्ड जो मोटर का मैं अगर पीछे लूंगा, देखिए नीमा स्टैंडर्ड क्या था यहाँ पे, बी, दैट इज द नीमा स्टैंडर्ड बी। तो उसका मतलब आपका क्या हो जाता है, फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन एंड नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क। जिस कंडीशन पे आपका जो एप्लीकेशन पे नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन है उसी में आप ये बी टाइप का जो स्टैंडर्ड मोटर है इसको आप यूज कर सकते हैं। ये कहाँ यूज होता है, ये फैन, ब्लोअर्स एंड पंप्स के लिए यूज होता है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि मैं छोड़ चुका हूँ इस वीडियो में, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा इंजीनियर्स तो हूँ नहीं, हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो, तो काइंडली माफ कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।